औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑनलाइन सीरीज़ का सेकंड ईयर M2 फिज़िक्स और शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 के। और आज हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन करना है वो हमने करना है क्वेश्चन 19.19। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अपनी किताबें जो हैं वो आप खोल लें कि स्टेटमेंट है कि कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, एक्सप्लेन। कहते हैं क्या पेयर प्रोडक्शन जो है वो वैक्यूम में हो सकती है, तो इसको एक्सप्लेन करें। तो पहली बात तो यह है कि पेयर प्रोडक्शन क्या होती है। पेयर प्रोडक्शन वो फिनोमेना है कि जिसमें एक फोटॉन किसी ऐसी विसिनिटी में आता है, किसी ऐसी जगह पर आता है कि जहाँ पर किसी मैटर का न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो वो फोटॉन जब उस मैटर के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली वैक्यूम में तो फिर ये नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि मैटर है। तो वैक्यूम के अंदर तो मैटर नहीं होता, लिहाजा नो पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। तो लिहाजा पेयर प्रोडक्शन जो है वो वैक्यूम में टेक प्लेस नहीं कर सकती। आपको इस बात का पता है कि हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की विसिनिटी में ये एक फोटॉन आता है। तो ये फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पेयर प्रोडक्शन का टेक प्लेस करने के लिए मैटर का होना जरूरी है। तो हैवी न्यूक्लियस जो है, ये एक हैवी न्यूक्लियस है। Heavy nucleus is essential to absorb the recoil energy, recoil energy को absorb करने के लिए, and momentum और momentum। ठीक है जी। न्यूक्लियस होगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेगा, अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो फिर किस तरह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेगा। तो ये जो रिकॉइल एनर्जी है, ठीक है, बल्कि हम इसको लिखते हैं कि रिकॉइल टू ऑब्जॉर्ब रिकॉइल एनर्जी। ये सेंटेंस जरा चेंज कर लें। टू ऑब्जॉर्व द रिकॉइल एनर्जी टू कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है जी। देखिए ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस होगा वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। अब एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा। तो अगर तो वैक्यूम हो तो फिर तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर तो कोई न्यूक्लियस या मैटर मौजूद ही नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक हैवी न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस करती है। देयरफॉर पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दी विसिनिटी, यानी कि न्यूक्लियस की मौजूदगी में, इन दी विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मौजूदगी में
टेक प्लेस जो है वो करती है, और दैट इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम, और ये वैक्यूम के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा पेयर प्रोडक्शन को टेक प्लेस करने के लिए हमें मैटर की ज़रूरत या हैवी न्यूक्लियस की ज़रूरत जो है वो होती है। अगर हमारे पास हैवी न्यूक्लियस या मैटर नहीं होगा तो वहाँ पर एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होगी, कंजर्व नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं बनेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 19.20। क्वेश्चन 19.20 की पहले स्टेटमेंट देखें कि इज इट पॉसिबल टू क्रिएट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी, एक्सप्लेन। क्या आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी से क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी ये पिछली चीज़ जो आपने पेयर प्रोडक्शन पढ़ी है, जब पेयर प्रोडक्शन होती है तो एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसको होल्ड करना होता है। इसलिए नो, it is not possible to create single electron from the energy। हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकते क्रिएट एनर्जी से। पेयर प्रोडक्शन में जब फोटॉन ऑफ एनर्जी ग्रेटर दैन होता है 2m0c² से, और जब ये स्ट्राइक करता है न्यूक्लियस को, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर जो है वो जनरेट होता है, वो प्रोड्यूस होता है। लिहाजा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायोलेट नहीं कर सकते। लिहाजा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी से प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन पेयर प्रोडक्शन फोटॉन ऑफ एनर्जी HF ग्रेटर देन m0c², 2m0c² strikes the nucleus and a pair of electron and positron is produced। एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन का जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। लिहाजा हम हेंस वी कैन नॉट वायोलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड चार्ज। तो हम लिहाजा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और चार्ज को वायोलेट नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और चार्ज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करने के लिए ये जरूरी है कि फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो। तो इसका मतलब है कि हम एनर्जी को सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनको होल्ड करने के लिए जब कोई फोटॉन किसी न्यूक्लियस की विसिनिटी के अंदर आता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिवाइड हो जाता है। यानी कि फोटॉन की एनर्जी
एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर डिवाइड हो सकते जाती है। लिहाजा हम एनर्जी से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं पैदा कर सकते, एनर्जी से हमें हमेशा एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ही मिलते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आए आप क्वेश्चन नंबर 19.21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19.21 कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्ड ओनली लाइक पार्टिकल्स, कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करें, व्हाट पैटर्न वुड यू एक्सपेक्ट ऑन द स्क्रीन आफ्टर द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द डबल स्लिट। तो कहता है कि अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लें कि वो पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं, यानी कि जब आप माइक्रो लेवल के ऊपर जाते हैं, एटॉमिक लेवल के ऊपर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो एज ए वेव्स बिहेव करते हैं। तो वेव्स जो हैं जब वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पास करती हैं डबल स्लिट्स में से, तो वो वेव्स क्या करती हैं, वो स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को भी जब वेव के तौर पर कंसिडर करते हैं तो हम यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब डबल स्लिट्स में से पास करते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स के तौर पर लें तो फिर स्क्रीन के ऊपर क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बिहेव करें लाइक पार्टिकल्स तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना वेव्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना वेव्स की प्रॉपर्टी है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। लिहाजा अगर आप इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल के तौर पर लेंगे तो फिर स्क्रीन के ऊपर हमारे पास कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करेंगे स्लिट्स के अंदर से स्ट्रेट और स्क्रीन के ऊपर फॉल करेंगे, ठीक है, जस्ट इन द फ्रंट ऑफ स्लिट्स टू गिव एग्जैक्ट इमेज ऑफ डबल स्लिट ऑन द स्क्रीन। चाहे वो स्क्रीन के ऊपर एक एग्जैक्ट इमेज जो है वो डबल स्लिट्स का बना देंगे और कोई इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एज ए पार्टिकल्स के तौर पर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव as particles, then there will be no interference pattern on the screen। इस केस के अंदर कोई इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वुड पास थ्रू स्लिट्स इन a straight line and fall on the screen in the front of slits to give exact image of slits on the screen। ठीक है जी, तो अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पर बिहेव करें, if इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल्स, तो देन देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न। चूंकि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है,
वो वेव नहीं है तो फिर वो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसको स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिर्फ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करेंगे स्लिट में से स्ट्रेट लाइन के अंदर और फॉल करेंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ स्लिट्स टू गिव द एग्जैक्ट, ठीक है, सेम इमेज बनाएंगे जो स्लिट्स का होगा स्क्रीन के ऊपर। कोई इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। और जब आप इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव के तौर पर लेंगे तो फिर वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल जो है वो चूंकि वेव्स नहीं होते इसलिए वो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो स्क्रीन पर नहीं बनाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19.22। ये क्वेश्चन कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो उसकी सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो, यानी कि लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो, ठीक है, तो विच पार्टिकल हैज ए ग्रेटर स्पीड, तो कहता है किस पार्टिकल की स्पीड जो है ग्रेटर होगी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन विल हैव ग्रेटर स्पीड। क्यों? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशन, हमारे पास जो डी ब्रॉगली रिलेशन है वो कहता है कि P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, और P एम वी के बराबर है, तो एम वी एच ओवर लैम्डा, और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो एच ओवर एम वी। तो अब इसमें एच ओवर वी, एच प्लांक कांस्टेंट है और वी जो है हमारे पास वो वेलोसिटी है, ठीक है। तो कहता है कि डी ब्रॉगली वेव लेंथ, ठीक है, वो बराबर हो, तो हमारे पास आप देखें कि एच ओवर वी, ठीक है, या अगर आप यहां से v का निकालें तो v हमारे पास आ जाएगा h ओवर m लैम्डा। अब h ओवर लैम्डा कांस्टेंट है क्योंकि हमने पहले कहा कि वेवलेंथ सेम है, तो v हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के। तो इसके मुताबिक ग्रेटर मास जो है उसकी स्मॉलर वेलोसिटी होगी। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो चूंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है लिहाजा इसकी वेलोसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो लिहाजा इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन द ग्रेटर mass will have the smaller velocity। तो ग्रेटर मास जो है उसकी स्मॉलर वेलोसिटी होगी और स्मॉल मास की वेलोसिटी ज्यादा होगी, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप आए क्वेश्चन नंबर 19.23 के ऊपर।
क्वेश्चन 19.23 जो है ये कहता है कि वी डू नॉट नोटिस डी ब्रागली वेवलेंथ फॉर ए पिच क्रिकेट बॉल वाई। कहते हैं ये जो क्रिकेट बॉल होता है हम इसके लिए डी ब्रागली वेवलेंथ क्यों नहीं ऑब्जर्व करते। देखिए आपको जब मैंने ये डी ब्रागली हाइपोथेसिस पढ़ाया था तो वहाँ पर ये बात क्लियरली एक्सप्लेन की थी, बल्कि हमने कैलकुलेट करके देखा था कि जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए डी ब्रागली वेवलेंथ इतनी कम होती है, 10⁻⁻34 में होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, लिहाजा जो पिच क्रिकेट बॉल है ये भी क्या है, ये एक मैक्रो ऑब्जेक्ट है, और जो मैक्रो ऑब्जेक्ट है उसके लिए आप डी ब्रागली वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते, वो इतनी कम होती है, इतनी स्मॉल होती है, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम पिच क्रिकेट बॉल के केस में डी ब्रागली वेवलेंथ जो है उसको नोटिस नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रागली, तो डी ब्रागली के मुताबिक लैम्डा जो है वो हमारे पास H/mv के बराबर होता है। तो जो पिच क्रिकेट बॉल है, अब पिच क्रिकेट बॉल हैज ए वेरी लार्ज mass, therefore lambda associated with this cricket ball, तो जो लैम्डा एसोसिएटेड है दिस क्रिकेट बॉल के साथ becomes so small that it cannot be calculated। वो इतनी स्मॉल हो जाती है कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम डी ब्रागली वेवलेंथ नोटिस नहीं कर सकते। सो we cannot notice de Broglie wavelength for pitched cricket ball। ठीक है जी, चूंकि हमारे पास ये जो रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ये क्लियरली ये शो कर रहा है कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। तो m जितना ज्यादा होगा यानी कि मास जितना बढ़ता जाएगा, जितना मास इंक्रीज होता जाएगा उतनी डी ब्रागली वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और पिच क्रिकेट बॉल के लिए ये डी ब्रागली वेवलेंथ इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10⁻34 वो आपने बुलेट की निकाली थी, वो 10⁻34 तक जो है वो वैल्यू जाती है। तो ये इतनी कम वैल्यू है कि हम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। उसके बाद देखें क्वेश्चन 19.24, ये कहता है इफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑल हैव सेम एनर्जी विच हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कहता है अगर ये पार्टिकल जो हमें दिए हुए हैं सबकी एनर्जी सेम हो, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो बताएं किसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। तो अल्फा पार्टिकल विल हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, alpha particle will have the shortest
वेवलेंथ। अल्फा पार्टिकल जो है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। क्यों? ये अब हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि वी नो दैट लैम्डा जो है वो h/mv के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशन। और हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अगर दोनों साइडों के ऊपर इसको m से मल्टीप्लाई कर दें तो m² v², 2m, इसको k कह लें काइनेटिक एनर्जी को, 2mk हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से mv हमारे पास 2mk का अंडर रूट जो है वो आ जाएगा। अब आप देखें कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, mv की वैल्यू क्या निकली? 2mk का अंडर रूट। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारे पास लैम्डा h/m अंडर रूट 1/2k अंडर रूट जो है इसके बराबर आ गया। तो अब वो कह रहा है कि सबकी एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब है कि सबकी अगर एनर्जी सेम है तो h/2k जो है ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है सबकी। तो लैम्डा जो है वो बराबर है आपके पास कांस्टेंट इंटू 1/m अंडर रूट, यानी कि लैम्डा 1/m अंडर रूट से वेरी कर रहा है। तो अबव रिलेशन के मुताबिक ये जो हमारे पास लिख रहा है अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है, तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा फिर उससे एसोसिएटेड जो वेव होगी वो शॉर्ट होगी। लिहाजा अल्फा पार्टिकल जो है इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अबव रिलेशन alpha particles has greater mass, so they will have shorter wavelength। तो लिहाजा उनकी जो है वो शॉर्टर वेव, जितना मास बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती चली जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आए आप क्वेश्चन नंबर 19.25 के ऊपर। व्हेन डज लाइट बिहेव एज वेव, व्हेन डज इट बिहेव लाइक पार्टिकल्स। कहता है तो कब लाइट बिहेव करती है एज ए वेव और कब वो बिहेव करती है एज ए पार्टिकल। ये चीज जो है इसको हमने बार बार इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, तो जब लाइट जो है वो इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, तो ये कैसे बिहेव करती है? इट बिहेव एज ए वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम द सोर्स टू द प्लेस वेयर इट इज डायरेक्टेड। ठीक है जी, और वेव नेचर ऑफ लाइट, व्हेन एनर्जी ऑफ फोटॉन लाइट इज ओनली अबाउट 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड एज ए क्वांटम, सो इट बिहेव्स लाइक ए वेव। तो लाइट बिहेव्स एज ए वेव इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है जी, इनमें ये एज ए वेव के तौर पर बिहेव करती है। और जब हम फिनोमेना स्टडी करते हैं जिनको हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट, कॉम्पटन फैक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये फिनोमेना जो है इनके अंदर लाइट जो है वो बिहेव करती है एज ए वेव। अब पार्टिकल नेचर जो लाइट की है, जब एनर्जी ऑफ फोटॉन जो लाइट होता है वो उसकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो हम इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं एज ए क्वांटा। सो इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, यानी कि जब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का पार्टिकल हो
तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो लाइट बिहेव एज पार्टिकल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। तो जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो उसमें हम कहाँ पर देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में और पेयर प्रोडक्शन में। और जो वेव नेचर है वो हम कहाँ पर देखते हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पहले नंबर पे आप देखें कि बल्कि ये है ना टाइम जो है मेरा, एक मिनट, ये टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये वाला जो है ना आपको समझा दिया मैंने, क्वेश्चन 19.25 ये लिखूंगा कल मैं इसको। ठीक है, बल्कि परसों मंडे वाले दिन जो क्लास होगी ना उसमें लिखेंगे, फिर साथ ही हम जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है उनको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।